हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स। हमारे आज के टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपने बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है मोशन का, चलिए देखते हैं। To every action there is an equal and opposite reaction, but action and reaction forces act on different bodies simultaneously। कि अगर कोई भी एक्शन होता है, कोई भी क्रिया होती है, तो उसके इक्वल, उसके बराबर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। पर जो एक्शन और जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं एक ही टाइम में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ उस पर। तो जिस डायरेक्शन में मैं उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हूँ वो ऑब्जेक्ट मुझ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जो फोर्स मैंने लगाया है उसके इक्वल होता है, पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। तो इसको अपने क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। The action and reaction forces, though equal in magnitude and opposite in direction, do not cancel each other because they act on different bodies। अब क्योंकि एक्शन और जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज पर काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। If the action and reaction forces were to act on the same body, they would add up to zero and no motion would ever be possible। अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों एक ही बॉडी पे लगेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कंसीडर टू बॉडीज 1 and 2। द बॉडी 1 exert a force on 2 denoted by F21। मान लो कि दो बॉडीज हैं जिसको अपनों ने सिंबल दिया है 1 और 2। बॉडी 1 जो है वो बॉडी 2 पर एक फोर्स लगा रही है जिसको F21 से रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो बॉडी सेकंड है वो फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रही है उसको F12 से रिप्रेजेंट किया है। देन मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 इज इक्वल टू F21 क्या शो कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और जो ये नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस की, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। उसके बाद अपने बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के अपने डेली लाइफ में कौन से एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुक ऑन द टेबल। सपोज ए बुक इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, द बुक एक्सर्ट फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई भी बुक है वो किसी टेबल पे पड़ी है तो जो टेबल पर कितना फोर्स लगाएगी, बुक कितना लगाएगी, बुक के वेट के इक्वल फोर्स लगाएगी। द टेबल exerts एन इक्वल फोर्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो टेबल है वो भी उस बुक पे एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपने बात करते हैं वॉकिंग, मतलब चलना। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश अवर फुट अगेंस्ट द ग्राउंड एंड थस exert a force in backward direction obliquely। द ग्राउंड exerts an equal force in the opposite direction। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो उसलिए अपने जो फ्लोर है वो भी रिएक्शन फोर्स लगाता है और अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिसकी वजह से अपने चल पाते हैं। रिकॉइल ऑफ ए गन। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन रिकॉइल्स बैक। जब अपने किसी भी बुलेट को फायर करते हैं गन में से, जब अपने फायर करते हैं गन में से तो क्या होता है, गन जो है वो पीछे की तरफ जाती है, बुलेट आगे मूव करती है और गन थोड़ा सा पीछे जाती है, जिसको रिकॉइल ऑफ ए गन कहते हैं। द रीजन इज दैट द गन exert ए फोर्स ऑन बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द बुलेट ऑल्सो exert एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन गन। एज ए रिजल्ट द गन रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। द गन मैन फील्स ए बैकवर्ड जर्क। तो अब ऐसा क्यों होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स से अपने इसको समझ सकते हैं कि जब अपनों ने बुलेट को फायर किया तो बुलेट ने क्या, गन ने क्या किया, बुलेट को आगे की ओर भेजा, आगे की ओर उसने बुलेट पर फोर्स लगाया। तो उसी तरीके से बुलेट भी क्या करेगी, गन के पीछे की साइड में रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो वो गन है वो पीछे की ओर मूव करती है और जो गन मैन है उसको पीछे की ओर एक झटका फील होता है हाथ पे।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट है तो इंसिडेंट होने से पहले और इंसिडेंट होने के बाद जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, या किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि दो बॉल्स हैं जिसको अपने ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए वाली जो बॉल है उसका मास है m1, बी बॉल का मास है m2। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए बी u1 एंड दैट ऑफ बॉल बी बी u2। इनिशियल वेलोसिटी जो है ए बॉल की वो u1 है और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। u1 इज ग्रेटर देन u2। Their collision takes place for a very short interval of time t, and after that A and B start moving with velocities v1 and v2 respectively as shown in figure। तो क्या होता है, A और B बॉल जो है वो आपस में टकराती हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए, t टाइम के लिए, और फिर ये v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती हैं। A की वेलोसिटी v1 है, B की वेलोसिटी v2 है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज m1 u1। अब देखते हैं फर्स्ट बॉल के लिए मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले जो बॉल ए थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी u1 और मास था m1, तो मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 एंड m1 v1 रिस्पेक्टिवली। और कोलिजन के बाद अगर अपने बात करें तो मास तो वही रहेगा m1, वेलोसिटी हो गई v1, तो मोमेंटम हो जाएगा m1 v1। इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, then the rate of change of momentum of ball A during the collision will be। अगर अपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो A के जो मोमेंटम चेंज होने की रेट है वो क्या हो जाएगी, m1 v1 माइनस m2 u2 अपॉन में t। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कैसे देखेंगे, p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था m1 v1, इनिशियल क्या था m1 u1, तो m1 v1 में से m1 u1 माइनस कर देंगे, m1 कॉमन आ गया, तो क्या आया m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t। एंड सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी में कैसे देखेंगे, बी का जो स्टार्टिंग वाला मोमेंटम होगा वो क्या होगा m1 u1, फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2, तो इसका जो रेट है चेंज का मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u1 अपॉन u2 बाय t, m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t। उसके बाद आगे देखते हैं। लेट F12 बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल A ऑन B। A जो B पे जो फोर्स लगा रही है उसको F12 से रिप्रेजेंट कर दिया और F21 से रिप्रेजेंट कर दिया जो बॉल B A पे फोर्स लगा रही है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F12 जो होगा फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ये अपनों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा है। तो F12 को क्या लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t। F21 क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, दोनों को इक्वल रख दिया, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों साइड आ रहा है, तो क्या रहा इधर m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इस माइनस को अपनों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। अब फाइनल क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2। अब m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम इक्वल आ गया, मतलब क्या हुआ, इसका मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। यही मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका कौन सा एग्जाम्पल है स्टडी करेंगे अपने, तो अपने रिकॉइल ऑफ गन की ही स्टडी करेंगे। व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद सम वेलोसिटी एंड द गन मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। जब अपने गन को फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो आगे डायरेक्शन में मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। द बैकवर्ड मूविंग ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन। और ये जो गन का पीछे जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, इसी को ही रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फायरिंग से पहले का मोमेंटम क्या होगा।
तो बिफोर फायरिंग द बुलेट एंड द गन आर एट रेस्ट, दोनों ही गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है फायरिंग से पहले। देयरफॉर इनिशियली द मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0 एंड द मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 0। तो बुलेट और गन दोनों का जो मोमेंटम है वो 0 रहेगा। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, गन एंड बुलेट का टोटल सिस्टम का 0 हो गया। लेट m, स्मॉल m एंड कैपिटल M बी द मासेस ऑफ द बुलेट एंड गन रिस्पेक्टिवली। स्मॉल m अपनों ने मास माना है बुलेट का, कैपिटल M अपनों ने मास माना है गन का। अब देखते हैं आफ्टर फायरिंग। सपोज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी मानी v, वेलोसिटी ऑफ गन मानी कैपिटल V। मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास था स्मॉल m, वेलोसिटी थी स्मॉल v, तो स्मॉल m इंटू स्मॉल v। मोमेंटम ऑफ द गन क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू कैपिटल V। टोटल मोमेंटम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद का मोमेंटम इक्वल आना चाहिए। तो फायरिंग से पहले का मोमेंटम कितना था 0, बाद का मोमेंटम अपनों ने निकाला है, दोनों को अपनों ने इक्वल रख दिया। तो क्या आ गया, स्मॉल mv इज इक्वल टू माइनस mv। Here negative sign indicate that the direction of motion of gun is opposite to that of bullet. This explains the recoil of gun. अब इसमें देखते हैं कि माइनस साइन आ रहा है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि बुलेट और गन की जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो क्योंकि बुलेट आगे जा रही है तो गन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इससे ये रिकॉइल ऑफ गन अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में अपने इतना ही स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।